पब्लिक 433 वोल्ट 433 वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर्स एवं पावर ट्रांसफार्मर। आप लोगों को वर्ड दिखाई दे रहा है ना? ज्यादा छोटा तो नहीं है? ज्यादा छोटा तो नहीं है? नहीं सर। पावर ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यानी यहाँ तक दिख रहा होगा HV यानी हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग एवं अर्थ तथा उच्च वोल्टता कुंडलन व हाई वोल्टेज वाइंडिंग तथा हाई वोल्टेज वाइंडिंग एवं लो वोल्टेज वाइंडिंग के मध्य लो वोल्टेज वाइंडिंग के मध्य इंसुलेशन मतलब विद्युत रोधन, इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए 2500 वोल्ट मेगर 2500 वोल्ट मेगर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्न वोल्टता वाइंडिंग एवं अर्थ के मध्य लो वोल्टेज वाइंडिंग एवं अर्थ के मध्य इंसुलेशन टेस्टिंग को 1000 वोल्ट को 1000 वोल्ट मेगर द्वारा किया जाता है। ये मेगर द्वारा, यहाँ डबल जी होता है जी, मेगर द्वारा किया जाता है। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग के मध्य इंसुलेशन का न्यूनतम मान का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। देखिए ये क्या किया जा रहा है इसमें कि जो हमारी हाई वोल्टेज साइड है, जैसे 11000 ऊपर लिखा है सबसे पहले, और दूसरी साइड लिखा हुआ है 433 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 11000 वोल्ट को 433 वोल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड जो है हाई वोल्टेज साइड कहलाती है, क्योंकि वहाँ 11000 वोल्ट की सप्लाई है, और दूसरा जो है सेकेंडरी साइड 433 वोल्ट की सप्लाई है, या फिर कहा जाए कि पावर ट्रांसफार्मर है। तो भाई कोई भी ट्रांसफार्मर हो तो उसके एक साइड हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग होती है, दूसरी साइड लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग होती है।
तो हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग एवं लो वोल्टेज वाइंडिंग के मध्य यानी दोनों के मध्य इंसुलेशन की अगर टेस्टिंग करनी हो तो 2500 वोल्ट मेगा के द्वारा करना चाहिए। यदि लो वोल्टेज वाइंडिंग है और अर्थ के मध्य उसका इंसुलेशन टेस्ट करना है तो 1000 वोल्ट के मेगर का प्रयोग किया जाता है। और यदि हाई वोल्टेज तथा लो वोल्टेज वाइंडिंग के मध्य मिनिमम इंसुलेशन वैल्यू चेक करना हो तो उसके लिए 200 मेगा ओम तथा 200 मेगा ओम, ठीक है, 200 मेगा ओम तथा लो वोल्टेज एवं भू के मध्य तथा लो वोल्टेज एवं अर्थ के मध्य। यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग बात की गई है और यहाँ पे लो वोल्टेज एवं अर्थ के मध्य है, जहाँ से हमको लो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है उसकी सेकेंडरी साइड पे, तो वो प्राइमरी साइड पे है ना, और सेकेंडरी साइड पे तो वहाँ पे अर्थ के मध्य इंसुलेशन की टेस्टिंग जो करते हैं, इंसुलेशन की टेस्टिंग का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? कम से कम 50 मेगा ओम होना चाहिए। कितना? 50 मेगा ओम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को पूरे ध्यान से पढ़िएगा। एक बार इन्होंने कहा कि हाई वोल्टेज साइड एवं अर्थ के मध्य, यानी कि ये हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये एचबी साइड है, ये एलबी साइड है, ये एचबी वाइंडिंग है, ये एलबी वाइंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी? यानी वोल्टेज हाई है तो करंट की वैल्यू कम होगी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कम है और करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं एचबी साइड वाइंडिंग एवं अर्थ के बीच। तो हमने ये निकाल लिया कि ये हमारा हमने हाई वोल्टेज साइड है यानी इस साइड, ठीक है, और इसके अर्थ के बीच कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग तथा लो वोल्टेज वाइंडिंग, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों के मध्य चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात आती है लो वोल्टेज वाइंडिंग एवं अर्थ के मध्य, यानी लो वोल्टेज की ये जो वाइंडिंग है इसके और अर्थ के मध्य हमने चेक कर लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसमें कहा गया है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग तथा लो वोल्टेज वाइंडिंग के मध्य इंसुलेशन वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के मध्य यहाँ पे जो हमने टेस्टिंग किया है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से कम 200 मेगा ओम होनी चाहिए। और लो वोल्टेज एवं अर्थ के बीच में जो मैंने यहाँ पर टेस्टिंग की थी लो वोल्टेज और अर्थ के बीच में, तो यहाँ पे कम से कम कितना होना चाहिए वैल्यू? 50 मेगा ओम होना चाहिए मेगा की। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलते हैं रेशियो टेस्टिंग है। आगे हमारा रेशियो टेस्टिंग है। आइए देखते हैं रेशियो टेस्टिंग में क्या है। रेशियो टेस्टिंग, तो रेशियो टेस्टिंग में लिखिएगा अनुपात परीक्षण के लिए टर्न रेशियो टेस्टिंग के लिए रेशियो
के लिए टर्न रेशियो टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। टर्न रेशियो टेस्टर का यूज किया जाता है। इसमें ध्रुवता की भी जांच, इससे ध्रुवता भी मापी जा सकती है, इससे पोलैरिटी की भी जांच की जा सकती है। पोलैरिटी की भी जांच की जा सकती है, ठीक है। पोलैरिटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव किया गया नहीं तो। प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को दोनों वाइंडिंग्स को प्रयुक्त वोल्टेज लगभग 200 वोल्ट को टर्न रेशियो टेस्टर के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जो हमारा टर्न रेशियो टेस्टर होता है उसके दोनों टर्मिनलों को लगभग 200 वोल्ट अप्लाई करके उन्हीं टर्मिनलों के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब टर्न रेशियो टेस्टर पर सीधा एक ट्रांसफार्मर का अनुपात पढ़ लेते हैं। अब इस टेस्टर पर डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के रेशियो को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ही उसको हम पढ़ लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, या त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ सकते हैं एवं त्रुटि एवं एरर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें किसके माध्यम से किया जाता है, टर्न रेशियो या रेशियो टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, टर्न रेशियो टेस्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके टर्न रेशियो टेस्टर के अक्रॉस 220 वोल्ट की वोल्टता को अप्लाई किया जाता है। अब आगे चलते हैं। यदि टर्न रेशियो टेस्टर उपलब्ध न हो तो हाई वोल्टेज की ओर, यदि टर्न रेशियो टेस्टर अवेलेबल न हो तो HV साइड, हाई वोल्टेज साइड 415 वोल्ट, हाई वोल्टेज साइड 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई प्रयोग की जाती है, 3 फेज सप्लाई अप्लाई की जाती है, ठीक है। अगर टेस्टर उपलब्ध न हो तो हाई वोल्टेज साइड हम क्या कर देते हैं, 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, तथा लो वोल्टेज की ओर सभी फेजों के मध्य वोल्टेज तथा लो वोल्टेज
की ओर सभी फेजों के मध्य, ठीक है, लो वोल्टेज साइड की ओर सभी फेजों के मध्य वोल्टेज प्रत्येक स्थिति में माप ली जाती है ना। फेजों के मध्य प्रत्येक स्थिति में टैप टैप प्रत्येक टैप स्थिति में माप ली जाती है, उल्टा लिख दिया। प्रत्येक टैप स्थिति में प्रत्येक टैप पोजीशन में ही माप लिया जाता है। टैप पोजीशन में माप लिया जाता है, ठीक है। टैप पोजीशन में माप लिया जाता है, यानी एक एक करके बारी बारी से सभी जो टैपिंग पॉइंट है, टैप पॉइंट का टैप पोजीशन मतलब जैसे कि हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है, इसमें ये कोर हो गया और इसमें से कई टैपिंग करके हमने निकाल रखे हैं। जैसे यहाँ पे टैपिंग किया गया है, यहाँ पे टैपिंग किया गया है, तो सबके बीच की वोल्टेज अपनी अलग अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि टोटल 100 वोल्टेज बाहर आ रहा है, 100 वोल्टेज, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 25 इसके मध्य, एक बार इसके मध्य, एक बार इसके मध्य, यानी एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वोल्टेज कितना आएगा 100 आ रहा है, मान लेते हैं 100। अब इसके बीच करेंगे तो कितना आएगा 75 वोल्ट। अब इसके बीच करते हैं तो कितना आ रहा है 50 वोल्ट। अब इसके बात कर रहे हैं कितना आ रहा है 25, है ना। तो ये जो टैपिंग पॉइंट है इसी को बोलते हैं टैपिंग पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ टैप किया गया, एक पॉइंट यहाँ टैप किया गया, एक पॉइंट यहाँ टैप, है ना, और एक पॉइंट यहाँ टैप। तो ये जो टैपिंग पॉइंट है इन्हीं पर हम क्या करें, प्रत्येक टैपिंग पॉइंट पर सभी फेजों के मध्य मान ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अंकित अनुपात की अपेक्षा प्राप्त अनुपात में अंतर, अंकित मतलब ट्रांसफार्मर की जो नेम प्लेट है उस पर अंकित किया गया होता है कि कितना टर्न रेशियो है ना। टर्न रेशियो टेस्टिंग का अनुपात कितना होता है तो वो लिखा होता है। तो लिखिएगा अंकित अनुपात की अपेक्षा, अंकित अनुपात की अपेक्षा, ठीक है, अंकित अनुपात की अपेक्षा प्राप्त अनुपात में, अपेक्षा प्राप्त अनुपात में अंतर कितना हो सकता है, कम से कम ±5% इरर हो सकता है, ठीक है। अनुपात में ±5% तक हो सकता है, इतना जायज। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा टेस्टिंग जो किया था रेशियो टेस्टिंग किया जाता है, यानी कि पहले में हम हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड बारी बारी से दोनों का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक बार हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों वाइंडिंग को एक साथ मिला करके उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। फिर बचा हाई वोल्टेज साइड में हाई वोल्टेज वाइंडिंग एवं ग्राउंड के मध्य कर लेते हैं, दूसरी साइड चलते हैं लो वोल्टेज की तरफ। तो वहां पे लो वोल्टेज की वाइंडिंग है और उसका अर्थ है दोनों के मध्य इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर लें, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया हो गई। लो वोल्टेज की साइड हम वाइंडिंग की टेस्टिंग कर रहे थे तो वहां पे कितना था 200 मेगा ओम था, और दोनों हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के मध्य कर रहे थे तो वहां पे 2500 है ना, 2500,
हेलो हेलो 2500 था। तो ये सारी चीजें आपको मालूम हुई। और लो वोल्टेज की वाइंडिंग जो थी उनके मध्य और ग्राउंड के मध्य कर रहे थे, तो 50 मेगा ओम का हमारे पास वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा। तो चलिए यहाँ से ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं फेज संबंध जांचने के लिए क्या करते हैं। आइए इसको रफ करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है फेज संबंध जांचने के लिए। फेज संबंध जांचने के लिए ठीक है। इसमें लिखिएगा टू चेक फेज रिलेशनशिप। हेडिंग डालिएगा, इंग्लिश में कहते हैं टू चेक फेज रिलेशनशिप। अब आइए देखते हैं फेज रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। चलिए इंक भी भर लिया हमने। आइए ठीक है, फेज को चेक करने के लिए हमें वोल्टेज को किस तरीके से नापना है, आइए देखते हैं। फेज को टेस्ट करने के लिए वोल्टेज को निम्न रूप में मापते हैं। वोल्टेज को निम्न रूप में मापते हैं। निम्न रूप में मापते हैं क्या है पहला तरीका। जैसे ये देखिए, हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर का फिगर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये उसकी कोर है, जो लंबी लंबी दो लाइनें खींची गई होती है दो कॉइलों के बीच में, ये कोर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने दो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बना दी। ठीक है, और एक साइड हमने मीटर लगा दिया। ठीक, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा है? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मूविंग कॉइल। अब यहाँ पर हमने कहा ये ए है, यहाँ पर ये कहा हमने बी है, और सेकेंडरी साइड वाले में ये ए होता है, और इसको हमने बी टर्मिनल कहा, और ये प्राइमरी साइड है, और ये हमारा सेकेंडरी साइड है, और इस ट्रांसफार्मर में एक हमारा स्विच लगा हुआ है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम सप्लाई को ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक हमने बैटरी लगा रखी है। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन है। ठीक है, तो कितने, अब देखिए निम्न रूप में माप सकते हैं। पहला लिखिए पॉइंट इसमें ए कैपिटल। ठीक है, कैपिटल ए से स्मॉल ए तथा कैपिटल ए से स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए से लेके स्मॉल ए, यानी कि इसके और इसके बीच में। ठीक है, कैपिटल ए से
बी तथा सी में, बी तथा सी में, ठीक है। और कैपिटल बी से ए बी सी, ए बी तथा सी में क्या नापते हैं, वोल्टेज टेस्ट करते हैं, ठीक है। ए से ए बी तथा सी बीच में टैपिंग पॉइंट होता है, इसमें दिखाया नहीं। ये बीच में जैसे टैपिंग पॉइंट है, ये इस तरीके से नहीं होगा ट्रांसफार्मर। सी वाला पॉइंट तब तब आगे जब से ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इस तरीके से हमारा हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से आया, इस तरीके से ये गया, हाँ, और उसके बाद इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें हो गया ए बी सी पॉइंट हो गया, ठीक है, ए बी सी। तो कैपिटल ए से मतलब हमने कहा कि ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से इस ए पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंटों के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद बी यहाँ पे तथा सी में बारी बारी से एक टर्मिनल को यहाँ से लेके यहाँ तक टेस्ट करेंगे, फिर एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में टेस्ट करेंगे, फिर एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में टेस्ट करेंगे। यानी एक बार यहाँ पे रहेगा, दूसरा बार यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक बार यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक बार यहाँ पे लगाएंगे। तो इससे यहाँ के टेस्टिंग वाइंडिंग की टेस्टिंग हो जाएगी ऊपर की, यहाँ नीचे वाले की हो जाएगी। इसका इतना रेशियो अलग है, इतना ऊपर हिस्सा है ना। और इसको अप डाउन करके, ऊपर नीचे करके, रेशियो को घटा बढ़ा करके हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सी वाले में ए बी सी से ए में भी करेंगे, बी में भी करेंगे तथा सी में भी टेस्टिंग कर लेंगे कि वोल्टेज कितना हमें प्राप्त हो रहा है तीन टर्मिनल से, ठीक है। यहाँ ए बी तथा सी उच्च वोल्टता की ओर के तीनों फेज हैं। ए बी सी जो है तीनों फेजों के तरफ की उच्च वोल्टता है। उच्च वोल्टता यानी तीनों फेजों में, जैसे कि हम कह सकते हैं, यानी ये आर वाला है, ये वाई वाला है और ये बी वाला है, तीनों वायर। जैसे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो वहां पे 3 फेज होंगे, एक आर कनेक्शन होगा, एक वाई निकलेगा, एक बी होगा। तो वहां की बात कर रहे हैं। तो हाई वोल्टेज साइड के तीनों फेज हैं तथा ए बी सी डी लो वोल्टेज की ओर के तीनों टर्मिनल हैं। ए बी सी तीनों लो वोल्टेज साइड की ये टर्मिनल है, ठीक है। अगर 3 फेज का कोई ट्रांसफार्मर है, जैसे मान लेते हैं हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यहाँ पे 3 फेज वाले हैं, 1 2 3, ठीक है। तीनों के पुशिंग के माध्यम से 3 टर्मिनल इनकमिंग के हैं, ठीक है। ए बी सी कहिए या आर वाई बी कहिए, तो जाहिर सी बात है दूसरी साइड भी 3 हमारे निकलेंगे, ठीक है। ये इसको स्मॉल ए कहेंगे, इसको स्मॉल बी कहेंगे, इसको स्मॉल सी कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं आर वाई बी, तीनों फेज है। तो इन्हीं तीनों फेजों के टर्मिनलों के बीच की बात की जा रही है। यदि वोल्टता में अंतर है तो फेज संबंध ठीक बनी हुई है। यदि वोल्टता में अंतर है, यानी कि तीनों वाइंडिंग के वोल्टेज में अगर अंतर प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा
फेज संबंध या कनेक्शन ठीक बने हुए हैं। तो लिखिएगा यदि वोल्टेज में अंतर है तो फेजिंग संयोजन ठीक है, फेजिंग कनेक्शन ठीक है। ठीक है, तो तीनों में अंतर थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि भाई अंतर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। हाई वोल्टेज साइड हाई है तो लो वोल्टेज साइड तो अंतर होना चाहिए ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लिखिए ट्रांसफार्मर की ध्रुवता यानी पोलैरिटी टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी टेस्टिंग, आइए यही फिगर बनेगा। ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी टेस्टिंग, पोलैरिटी टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं, आइए लिखते चलिएगा। ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी जांच टर्न रेशियो टेस्टर द्वारा ही की जा सकती है। यह टेस्ट टर्न रेशियो टेस्टर द्वारा भी किया जा सकता है, इसका फिगर भी यही बनेगा जो अभी भी आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, पोलैरिटी टेस्टिंग जो है ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो टेस्टर के माध्यम से भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी जस्ट कुछ समय पहले पढ़ा। फिर उसके बाद देखते हैं, लेकिन एक अन्य सरल विधि द्वारा भी जांच की जा सकती है। लेकिन एक अन्य सरल विधि द्वारा भी जांच किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्या है अन्य सरल विधि। तो देखिएगा मेथड है, यहाँ पर दिखा रहे हैं हम आपको, तो वो मेथड कौन सा है। तो इस मेथड में यह बात कही जा रही है, जैसा कि चित्र आपको दिखाया गया है, लिखिएगा चित्र के अनुसार ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को शुष्क सेल द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड वाइंडिंग्स को ड्राई सेल बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, उसके साथ में कुंजी की भी लगा रखी है। ठीक है, कुंजी की, ठीक है, जो ऑन ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, और सेकेंडरी साइड को कम रेंज वाले एक मूविंग कॉइल एमीटर वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर द्वारा सेकेंडरी साइड को लो वोल्टेज की ठीक है, सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज या लो रेंज यानी लो रेंज की एमीटर, ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर तथा
गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर तथा गैल्वेनोमीटर। लेकिन यह जो हमारा मीटर होगा किस टाइप का होगा, यह एमसी टाइप का होगा, ठीक है। लो रेंज की एमसी, यहाँ पे लिखिएगा कि एमसी मूविंग कॉयल एमीटर, वोल्टमीटर तथा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि जब हम प्राइमरी साइड हमने बैटरी लगा दी, सेकेंडरी साइड हमने मूविंग कॉइल टाइप का कोई भी एमीटर हो या वोल्टमीटर हो, गैल्वेनोमीटर हो, हमने लगा दिया। चलिए, तो जब लगा दिया तो अब इसके बाद इसमें होगा क्या ऐसा जिससे हमें पता चले कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी हम सही चेक कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। स्विच के को ऑन करने पर यदि सेकेंडरी कॉइल स्विच के को ऑन करने पर यदि सेकेंडरी साइड ऑन करते ही यदि सेकेंडरी साइड पर है ना, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो उसके सेकेंडरी साइड पर क्या होना चाहिए। तो देखिए, जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो सेकेंडरी साइड पर लगी हुई मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गति करती है। साइड पर लगी मापक सुई या फिर लगी मीटर की सुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी सही है। तो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी सही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी क्या है, सही है। यदि सुई पीछे की ओर आती है तो पोलैरिटी गलत है। यदि सुई बैकवर्ड आती है तो पोलैरिटी क्या है, गलत, पोलैरिटी रॉन्ग है की पुष्टि करता है, ठीक है भाई। हमारा मीटर जो है आगे जाएगा तो इसका मतलब सही, अगर पीछे की तरफ घूम जाता है इसका मतलब है कि वह डिस्टर्ब है, उसकी पोलैरिटी सही नहीं है, उल्टी है। तो इस चीज की हमें सूचना प्राप्त हो जाती है, ठीक है, जिससे ट्रांसफार्मर के द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी टर्मिनल्स को आपस में बदल कर ठीक किया जा सकता है। इसके उपाय क्या है, इसको सही करने के लिए? तो उपाय यही है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के संयोजन को आपस में बदल दिया जाए। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के टर्मिनल को आपस में बदल देना चाहिए। आपस में, नीचे दिख रहा है ना, आपस में बदल देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस विधि द्वारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर पर क्रमशः इस मेथड द्वारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कैसे करते हैं, उसका संयोजन पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर में क्रमशः कैपिटल AB
डैश स्मॉल ए बी, यानी कि 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो किसी को हमने ए बनाया, किसी को बी बनाया, किसी को सी टर्मिनल नाम दिया, 3 टर्मिनल हो गए, ए बी सी हमारे पास 3 टर्मिनल है। तो ये प्राइमरी साइड जो है, जो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी, ये हाई वोल्टेज साइड है, और जो स्मॉल में लिखा हुआ है इस स्मॉल ए स्मॉल बी, वो सेकेंडरी साइड है, अर्थात लो वोल्टेज की साइड है। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर को यदि मापना हो तो उसके ए बी और सेकेंडरी साइड स्मॉल ए बी, और इसी प्रकार कैपिटल बी सी यानी हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाला बचता है सी ए तथा सी ए डैश सी ए। ठीक है, ये हमारे संयोजन होते हैं। ठीक है, इन्हीं पर जांच किया जा सकता है, पर जांच किया जाता है, यह जांच किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर यही देखा आपने। अब आगे चलते हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस का मापन। तो इसको जरा आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए वाइंडिंग रेजिस्टेंस की तरफ से मैं आइए देखते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस। वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसे मापेंगे? देखिए, प्रत्येक वाइंडिंग का प्रत्येक वाइंडिंग का प्रतिरोध, प्रत्येक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तथा जिन टर्मिनल्स के मध्य प्रतिरोध, मध्य रेजिस्टेंस मेजर किया गया है, मेजर किया गया है उनका रिकॉर्ड ठीक है रखा जाना चाहिए। आपने जब ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया तो उस समय प्राइमरी वाइंडिंग और टर्मिनल के मध्य में ये है ना, या फिर इसमें लिखा गया पॉइंट, लिखी गई है बात कि प्रत्येक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जिस टर्मिनल के मध्य रेजिस्टेंस मापन किया गया है पहले शुरुआती में ही, तो उसकी टेस्टिंग कहीं नोट करके रख लेनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि करना क्या है। कुंडलों के यानी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस व्हीट स्टोन तथा केल्विन ब्रिज की सहायता से मापने के लिए। ठीक है, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस व्हीट स्टोन तथा केल्विन ब्रिज की सहायता से मापने के लिए वाइंडिंग का रेजिस्टेंस व्हीट स्टोन ब्रिज एवं केल्विन ब्रिज की सहायता से मापा जाना चाहिए, या ब्रिज के द्वारा मापा जाना चाहिए।
ठीक है, सॉरी, के द्वारा मापा जाना चाहिए। आगे लिखिए, तापमान पर, जिस तापमान पर प्रतिरोध मापन किया जा रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए तथा जिस तापमान पर रेजिस्टेंस मापन किया गया है उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है, उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। प्रतिरोध मापते समय रेजिस्टेंस मापते समय इंडक्टिव इफेक्ट को न्यूनतम मान इंडक्टिव इफेक्ट को न्यूनतम मान तक घटाने के लिए पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। डिक्रीज करने हेतु सावधानी बरतनी चाहिए। बरतनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इंडक्टिव रेजिस्टेंस को जितना कम से कम कर सके वो सावधानी पूर्वक उसे किया जाना चाहिए। इसके लिए मापन को पर्याप्त समय देना चाहिए, अर्थात सेतु द्वारा ऑन कुंजी को अधिक समय तक दबाए रखें। सीधा लिखिए, इस मापन के लिए सेतु अर्थात ब्रिज है ना, ब्रिज द्वारा ऑन कुंजी को अधिक समय तक दबाया रखना चाहिए। सेतु की कुंजी को अधिक समय तक दबाए रखना चाहिए। अधिक समय तक दबाए रखना चाहिए। दबाए रखी जाए। सेतु की कुंजी को अधिक समय तक दबाए रखी जाए ताकि इंडक्टिव प्रभाव निरस्त हो जाए। ताकि इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाए। ठीक है, प्रतिरोध मापन से पहले रेजिस्टेंस मापन से पहले ट्रांसफार्मर को काफी समय तक ऑयल में डुबोकर रखना चाहिए। ठीक है, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने से पहले क्या करते हैं, उसको काफी समय तक, या उसको वाइंडिंग का जो हम टेस्टिंग करते हैं तो उसको काफी समय तक तेल में डुबाकर रखना चाहिए। करते हैं ये तो ब्रैकेट में
लिख लीजिएगा विदाउट एक्साइटेशन। यानी कि बिना उत्तेजित अवस्था में इसको डुबा कर रखें, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर पर लोड, या ट्रांसफार्मर, या फिर लिखिए या ट्रांसफार्मर लोड पर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित रहे, या ट्रांसफार्मर लोड पर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, यह सुनिश्चित लोड पर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित रहे कि वाइंडिंग उसी तापमान स्थिति में हो, सुनिश्चित रहे कि वाइंडिंग उसी टेम्परेचर पोजीशन में हो, वाइंडिंग उसी टेम्परेचर की स्थिति में रहे, जिसमें वह तेल में डूबी हुई स्थिति में थी, जिसमें वह जिस दशा में वह ऑयल में डूबी हुई अवस्था में थी, डूबी हुई अवस्था में थी। मतलब जब इस पर टेस्टिंग करते हैं तो यह देखते हैं कि हमारा टेस्टिंग करने से पहले जिस ट्रांसफार्मर को हम डुबा करके तेल में रखे थे उस समय उसकी स्थिति क्या है, क्या नहीं है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस मापन से पहले काफी समय तक तेल में डुबो कर रखना चाहिए, या फिर कह सकते हैं दूसरा तरीका ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर लोड पर होना चाहिए ताकि हम यह मालूम कर सकें कि उस दौरान जो उसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर था, उस समय उसका जो टेम्परेचर था जिस दशा में वह ऑयल में डूबी हुई अवस्था में था, यानी कि ऑयल में जब डूबा हुआ था तब गर्म हो रहा था, काम कर रहा था, तब उसका क्या स्थिति थी, और ऑयल से निकालने के बाद उसकी वाइंडिंग का टेस्ट करते हैं, तब उसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या है। यानी कि उसी दशा में दोनों स्थितियों में होना चाहिए, ठीक है। तेल का तापमान नोट कर लेना चाहिए कि उसमें तेल का टेम्परेचर कितना है। ऑयल का टेम्परेचर नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑयल का टेम्परेचर भी हमें नोट कर लेना चाहिए। इस तापमान पर कुंडलन का तापमान नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक फेज के लो वोल्टेज एवं हाई वोल्टेज का प्रतिरोध का मापन समान होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन और लिखनी है इसमें, लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज का प्रतिरोध समान होना चाहिए। लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस समान होना चाहिए, यहाँ पे एक सेंटेंस और जोड़ दीजिएगा, प्रत्येक फेज की वाइंडिंग अर्थात लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस समान, ठीक है।
यहाँ पर नोट हो गया। अब आगे चलते हैं। शून्य लोड तथा शून्य लोड धारा, शून्य लोड हानि यानी कि नो लोड लॉसेस एंड नो लोड करंट लॉसेस। सर न्यू सिलेबस में ये नहीं दिया है। क्या चीज न्यू सिलेबस में? सर नो लोड टेस्ट के बारे में नहीं दिया है सर। नहीं, नो लोड टेस्ट के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के असेंबल होने के बाद कौन कौन सा हम उस पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर यस की जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग करने के बाद हम उसमें टेस्टिंग करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सही से चल रहा है कि नहीं। तो प्रत्येक साइड की वाइंडिंग का टेस्ट करेंगे, इंसुलेशन का, फिर प्रत्येक फेज के वाइंडिंग के साथ तथा अर्थ के मध्य टेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद उसके ऑयल के लेवल की जांच करते हैं। रिकॉर्ड पे नहीं ठीक है, लगाए क्या? तो ये अलग बिल्कुल लगा हुआ है। क्यों रिकॉर्डिंग पूछ आपको दिया भी दिखती है क्या? यहाँ से लगा हुआ होता है सर इंसुलेटिंग ऑयल नो लोड टेस्टिंग, नो लोड टेस्टिंग एंड नो लोड करंट, नो लोड टेस्टिंग एंड नो लोड करंट टेस्टिंग। ठीक है, नो लोड लॉसेस, नो लोड लॉसेस एंड नो लोड करंट टेस्टिंग। ठीक है, एक चौथा हेडिंग है ये, है ना। अब तक 3 टेस्टिंग हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये चौथा टेस्टिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला टेस्टिंग आपने पढ़ा मेगर द्वारा टेस्टिंग, फिर उसके बाद दूसरा था रेशियो टेस्टर के द्वारा, और तीसरा था फेज के रिलेशन को आपस में चेक करने का। ठीक है, और उसकी पोलैरिटी। अब उसके बाद कुंडलन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यानी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मापन था, तीसरा नंबर। चौथा आपका है शून्य लोड यानी नो लोड लॉसेस एंड नो लोड करंट को टेस्ट करने की बात। चलिए, शून्य लोड हानियों में निम्न हानियां सम्मिलित है। ठीक है, नो लोड, नो लोड लॉसेस में निम्न सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है भाई, जरा हम ये भी तो देख लें कि नो लोड लॉसेस में ऐसी क्या क्या चीजें जो सम्मिलित है। तो ये देखते हैं। कोर लॉसेस, एक्साइटेशन करंट के कारण स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, नो कोर लॉसेस, पहला है कोर लॉसेस। ठीक है, एक आता है आपका, दूसरा क्या आता है, स्ट्रे लॉसेस, है ना। स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस कब होता है? जब हमारा वाइंडिंग जो है धारा के कारण एक्साइट होता है, उस दौरान स्ट्रे लॉसेस उत्पन्न होता है। यानी कि इंक्लूडिंग द स्ट्रे लॉसेस ड्यू टू द एक्साइटेशन करंट, यानी एक्साइटेशन करंट के द्वारा स्ट्रे लॉसेस होता है। एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लिख लीजिएगा। इंक्लूडिंग द स्ट्रे लॉसेस, including the stray losses including the stray losses, stray है कि stray है? stray है, including the stray losses due to the excitation current, यानी कि वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए जो हम करंट देते हैं उसके कारण हमारा स्ट्रे लॉसेस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस।
यानी कि मीडियम, जिस मीडियम में हमारे ट्रांसफार्मर की कॉइल्स वगैरह रखी गई है उसका टेस्टिंग करते हैं। और लास्ट जो बचता है इसमें उसको लिखिएगा आई स्क्वायर लॉसेस ड्यू टू द एक्साइटेशन करंट। आई स्क्वायर लॉसेस ड्यू टू द, ठीक है, आई स्क्वायर लॉसेस ड्यू टू द एक्साइटेशन करंट। ठीक है, यानी कि धारा यहाँ पर क्या हो रही है, आई स्क्वायर लॉसेस हो रहा है, यानी आई स्क्वायर लॉस से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट उसमें बढ़ जाएगा। तो इसमें लिखिएगा। अब अंदर चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3, ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट में दिया था, हमने अलग कर दिया है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट ये हो गया आपके पास, ये 4, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसमें लिखिएगा शून्य लोड लॉसेस ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग की निर्धारित वोल्टेज, शून्य लोड लॉसेस, शून्य लोड लॉसेस, ठीक है, नोड लोड लॉसेस ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग, एक वाइंडिंग की रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी, तथा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नोड लोड लॉसेस किससे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज एवं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके, अप्लाई करके तथा दूसरी कुंडलों को खुला तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को, सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन सर्किट करके, ओपन सर्किट की स्थिति में, की पोजीशन में रखते हुए, पोजीशन में, की पोजीशन में रखते हुए, रखते हुए वोल्ट मीटर, एमीटर तथा वाट मीटर, तथा वाट मीटर लगाकर मापी जाती है, मीटर लगाकर मापन किया जाता है, लगाकर मापन किया जाता। नो लोड धारा भी, नो लोड करंट भी, अब यहाँ पे देखिए करंट वाली की बात यही हमने लिख दी है। अभी नो लोड लॉसेस चल रहा था, ठीक है। अब ये देखिए, अब उसी हमने लिखा नो लोड करंट, नो लोड करंट भी इसी अवस्था में नोट कर ली जाती है, कि इसी दशा में, इसी स्थिति में नोट कर ली जाती है, स्थिति में नोट कर ली जाती है। चलिए, अब लिखिएगा टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज, तापमान में वृद्धि।
टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि टेम्परेचर राइज में क्या है। तापमान वृद्धि टेस्ट। ठीक है, इसमें लिखिए यह टेस्ट यह प्रारूप परीक्षण है, तो प्रारूप परीक्षण है तथा तथा केवल नए निर्मित ट्रांसफार्मर पर तथा केवल नए निर्मित ट्रांसफार्मर पर तो उनके साइट पर लगाने से पूर्व पर उन्हें साइट साइट ये वाला साइट वाला साइट नहीं, साइट का मतलब उस स्थान पर जहां पर उनको लगाना है। ठीक है, तो उन साइट पर लगाने से पहले निर्माता द्वारा टेस्ट कर दिया था। पहले निर्माता द्वारा लगाने से पहले निर्माता द्वारा खरीदार की इच्छानुसार 100 में से 5 से 10 ट्रांसफार्मरों पर परीक्षण किया जाता है। 5 से 10 ट्रांसफार्मर पर टेस्ट किया जा सकता है। यानी कि खरीदार की जो इच्छा है उसी के अनुसार इस प्रकार का टेस्ट मार्केट में उसको ले जाने से पहले या साइट पर लगाने से ले जाने से पहले कम से कम 5 से 10 ट्रांसफार्मरों का 100 में से 5 से 10 ट्रांसफार्मरों में से कम टेस्टिंग तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, ठीक। इस विधि द्वारा ट्रांसफार्मर में तापमान वृद्धि की गणना की जाती है। इस मेथड में ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर राइज की गणना की जाती है। ठीक है, तो इसकी गणना करनी है और उसके बाद यह देखा जाता है कि फुल लोड पर ट्रांसफार्मर में यह देखा जाता है कि फुल लोड पर ट्रांसफार्मर में अनुमत टेम्परेचर वृद्धि से में प्रमाणित या अनुमत प्रमाणित तापमान वृद्धि से अधिक वृद्धि नहीं है। यानी कि जो हमारे टेम्परेचर का वर्क के दौरान जो है क्या मान होता है, तो उस चीज को हम साइट पर ले जाकर के लगाने से पहले ही जो नेम प्लेट पर लिखा हुआ है उस तापमान की टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है,
एक टेस्ट और है, थोड़ा हम पानी पी लें, जरा आप इसको नोट डाउन करिए। बताते हैं। इसको करता हूँ। ये टेस्टिंग और लिखा देता हूँ बस। इसका नाम है इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट। ओवर इंड्यूस्ड वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलिए लिखिए। जो हमने 4-5 टेस्ट लिखाए हैं ना, जब ट्रांसफार्मर के रिपेयर के बाद जो टेस्टिंग है, इतना लिख देंगे बहुत हो जाएगा और बढ़िया नंबर पाएंगे आप। तो देखिए, लिखिए टर्न वाइंडिंग तथा वाइंडिंग के टर्मिनल्स, टर्न वाइंडिंग तथा वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स, वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है टर्न की, यानी प्रत्येक टर्न की प्लस ढेर सारे टर्नों को मिलाने के बाद एक वाइंडिंग बन गई उसकी, तथा वाइंडिंग बनने के बाद इसके जो 2 टर्मिनल हैं वो हो गए हमारे 2 टर्मिनल। ठीक, तथा वाइंडिंग एवं भू के मध्य तथा वाइंडिंग व अर्थ अर्थ के बीच इंसुलेशन टेस्ट के लिए ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन टेस्ट के लिए ट्रांसफार्मर की, दिख रहा है कि नहीं, के लिए ट्रांसफार्मर की, थोड़ा सा इंक और डाल लेते हैं, इंक बहुत चीज़ है। चलिए, ये हो गया। ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग में 2 गुनी निर्धारित वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग में 2 गुनी निर्धारित वोल्टेज, 2 गुनी रेटेड वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि 2 गुनी क्या, रेटेड वोल्टेज एवं फ्रीक्वेंसी दोनों ही, रेटेड वोल्टेज एवं फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी एसी सप्लाई प्रयुक्त की जाती है, अप्लाई की जाती है। ठीक है,
तथा इसे दोहरी वोल्टता या दोहरी फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग कहते हैं। इसे दोहरी वोल्टता एवं या दोहरी आवृत्ति टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। इस प्रबंध के लिए ऐसे अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। इस अरेंजमेंट के लिए ऐसे अल्टरनेटर का यूज किया जाता है जिससे 3 फेज 866/1000 वोल्ट तथा 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी द्वारा एसी करंट जनरेट की जाती है। 100 हर्ट्ज की एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा जनरेट की जाती है। बस इतनी सी बात है। ये इतने सारे टेस्टिंग है और यहाँ पे आपको टेस्टिंग का काम यहाँ पे खत्म। और ट्रांसफार्मर में अब क्या बचा है आपको बताने के लिए, बस काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ से आपके ट्रांसफार्मर का ट्रबल शूटिंग जो चैप्टर था ये खत्म हो गया। अब आपको छठा चैप्टर पढ़ाएंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप इन सारी चीजों को समय समय पर पुस्तक रखे हैं कि नहीं आप लोग? है सर। हाँ है, वाह अविनाश जी वाह। ठीक है, तो पुस्तकों का अध्ययन थोड़ी गहनता से कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं तो वो इन्हीं में से छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्सों को खोजा जाएगा, तो उन्हीं बेसिक चीजों पे ही बढ़ेगा। तो जितना भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें से जो बेसिक चीजें हैं आपको पढ़ने के बाद जो बेसिक पॉइंट उसमें से महसूस होते हैं कृपया आप उनको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा क्योंकि उन्हीं बेसिक पॉइंटों से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा? अभी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं अब जैसे कि पावर प्लांट में बच्चों को जो पढ़ाता हूँ तो उनके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी 2-3 दिन से तैयार कर रहा था। तो ज्यादा क्या 10-10 क्वेश्चन ही तैयार कर पाता हूँ। तो अब जैसे कि हमने इस तरीके से बनाया था ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसी तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। अभी हमने बनाया नहीं है IMR वगैरह का, देखिए दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर? यस सर। और ये अब देखिए हमने इसका बना रखा था पावर प्लांट का है ना। तो अभी आप लोगों के ऊपर अभी धीरे धीरे बना पाएंगे और ज्यादा नहीं, मैं रोज 10-10 क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन सेंड करता रहूंगा एक डेमो के तौर पे। और अभी प्राविधिक शिक्षा परिषद बोर्ड की तरफ से आप लोगों को उसके साइट पे ही आप लोगों को डेमो मिलेगा। तो डेमो में देखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और उस डेमो को देने के बाद एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मुझे अवश्य प्रेषित कीजिएगा, जरा मैं भी देखना चाहूंगा कि उस डेमो क्लास में क्या है। ठीक है, ओके सर। हाँ, सर जी हमारी अटेंडेंस आप नहीं लगाते। एक बार साइट पर सुपरविजन कीजिएगा कि देखिए डेमो क्लास आ चुका है, अपलोड है कि नहीं। सर जी हमारी अटेंडेंस क्यों नहीं लगाते सर आप? अटेंडेंस नहीं लगाते हैं? कौन बोल रहे हैं आप, विवेक जी? सर मैं बोल रहा हूँ सर, मेरी एक भी दिन अटेंडेंस नहीं लगी आपकी। कहाँ पे नहीं लगी है? सर ये टीचमेट ऐप पे सर देखते हैं अटेंडेंस, उसमें कुछ दिखाता ही नहीं।
तो आप इनरोल तो हैं ही, आपका नाम विवेक कुमार है ना, 022? नहीं सर, अर्जुन यादव। अर्जुन तो 076। आप इनरोल हैं कि नहीं है? हाँ सर, 076। आप एक बार, हाँ तो 0 से आप इनरोल है ना, आप हमें देख पा रहे हैं ना? बिना इनरोल के तो आप हमें देख भी नहीं पाएंगे। जी सर। आप क्या नाम बता रहे थे? अर्जुन यादव 076। अरविंद यादव 076, देखता हूँ क्यों नहीं होगी 076 अरविंद यादव। आज देखिए 40 लड़के हैं, इसके पहले